गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए आपका सबसे फेवरेट शो लेकर के, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। जी हाँ, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश के कोने कोने की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही विदेश में क्या बड़ी हलचल है ये आपको दिखाएंगे। तो 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहली खबर जो मिल रही है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां पर एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि जो आसपास के गांव थे वो भी इस आग को देख करके दहशत में आ गए। तो वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। साथ ही जो दमकल कर्मी है वो वहाँ पर पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या लकड़ी का पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया? उसके बाद हुआ क्या? सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। आग की ये लपटें सब कुछ जलाकर बर्बाद कर देने पर आमादा हैं। भयंकर आग की ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से सामने आई हैं। सहारनपुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शेखपुरा कादिम गांव में स्थित टावर पेपर मिल के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोदाम में लगी आग कितनी भयंकर थी। लकड़ी के गोदाम में लगी आग से जब तेज लपटें उठने लगी तब ग्रामीणों को पता चला कि गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। इसके बाद वहां गांव की भारी भीड़ जुट गई। गांववासी इस भयंकर आग को देखकर दंग थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस भयानक आग को बुझाया कैसे जाए। इसके बाद स्थानीय लोगों में से किसी ने फायर ब्रिगेड को इस आग की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन लकड़ी के गोदाम में लगी इस आग में गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस भयंकर आग से न सिर्फ गोदाम में रखी पूरी लकड़ी जल गई बल्कि गोदाम मालिक को भी लाखों का नुकसान सहना पड़ा है। और देखिए, दक्षिण भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में है। तमिलनाडु के कई जिलों में तो हालात इस तरह से हैं कि लोगों के घर मकान हर जगह पानी भर गया है। लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। जी हाँ, रेस्क्यू के साथ साथ तमिलनाडु के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हर तरफ बर्बादी नजर आ रही है। आलम वहां पर यह हो चुका है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत भी करने वाले हैं। अपडेट क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। तमिलनाडु में बारिश का कहर। भीषण बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कें और घर पानी में डूबे। जहां देखो वहीं सैलाब का मंजर है। बाढ़ बारिश का ये कहर बरपा है तमिलनाडु राज्य में, जहां कई हिस्सों में बाढ़ तो कई जगह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पानी का बहाव ऐसा है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। तूतुकुड़ी की यह तस्वीर देखिए, जहाँ एक शख्स इस तेज बहाव में फंस गया। एनडीआरएफ के जवानों ने पानी के बहाव में फंसे इस शख्स को बचाने के लिए जी जान से जुट गए। एनडीआरएफ जवानों की मुश्किल तब बढ़ गई जब रस्सी छोटी पड़ गई। इसके बाद भी जवानों ने हौसला नहीं छोड़ा और किसी तरह पानी के तेज बहाव में फंसे शख्स तक पहुंचे, उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू करना भी एनडीआरएफ के लिए चुनौती साबित हो रहा था। तूतुकुड़ी की एक और तस्वीर देखिए, कैसे भारी बारिश से पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी ने सब कुछ डुबो रखा है। सड़कों पर खड़े कई ट्रक भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं पानी की वजह से बंद हुई सड़कों के बाद ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई हैं। ड्रोन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस पानी में कई घर डूबे नजर आ रहे हैं तो कई घरों के अंदर पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश ने कहर तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में ही नहीं बल्कि कन्याकुमारी में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। यहाँ भी भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ज्यादातर मकानों में पानी घुसा हुआ है। लोग इस आफत की बारिश में बुरी तरह फंसे नजर आए। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में भी भारी बारिश के बाद बर्बादी का मंजर नजर आया है। यहाँ के गांव के इलाकों में पानी तेज धार के साथ लबालब भरा नजर आया। गांव में अभी
भी पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। घर जमीन सब पानी की चपेट में हैं। यहाँ सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। डूबी हुई सड़कों पर गाड़ियां चलने को मजबूर दिखीं। आलम यह है कि यहाँ ज्यादातर इलाके डूबे ही नजर आए। तमिलनाडु में हुई भीषण बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसे देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों का भी रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आपको बताते हैं, जहां पर बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। रोड रेस का ये पूरा मामला, जिसमें आरोपियों ने एक शख्स को 3 किलोमीटर तक घसीटा। और ये पूरा वीडियो पीछे चल रहे कार सवार ने बनाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित के साथ वो मंजर कैसा था, देखिए इस रिपोर्ट में आप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग सिटी से रोड रेज की घटना का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। कार सवार आरोपी एक युवक को अपनी कार विंडो के कांच में उसका हाथ फंसाकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित युवक को आरोपी कार चालक काफी दूर तक ऐसे ही घसीटते हुए ले गए। दरअसल मामला ये हुआ कि जिस पीड़ित युवक को आरोपी घसीट रहे हैं, उसकी बाइक इनकी कार से टकरा गई थी, जिस पर बाइक सवार पीड़ित युवक इनसे पूछने के लिए कार के पास गया था। इसके बाद आरोपी कार चालकों ने उसका हाथ अपने विंडो के कांच में फंसा लिया और कार चला दी। कार सवार आरोपी एक बार युवक को दीवार से भी टकराने की कोशिश की। ये सारा मंजर पीछे चल रही कार ने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में देख सकते हैं कि आरोपी कार चालक किस दबंगई से युवक को कार से घसीट रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर तक युवक को घसीट कर ले जाया गया। एक शिकायत आई थी कि एक लड़के को कार में घुमाया जा रहा है। जब उस पर जानकारी ली गई, पतासाजी किया गया, तो पता चला कि रायपुर की एक कार थी जो एक लड़के को एक्सीडेंट कर दी थी। एक्सीडेंट करने के पश्चात जब वो लड़का उससे बात करने गया तो उसके हाथ को पकड़ कर कार में लटकाकर कुछ दूर तक घसीटा गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो वो था ड्राइवर था वो फरार है। बाकी एक जो आरोपी था वो पकड़ में आ गया हमारा। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कार को चला रहा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उससे पीड़ित युवक की जान भी जा सकती थी। और 3 राज्य में कांग्रेस को जिस तरीके से करारी हार मिली है, उसको लेकर के आज दिल्ली में इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस जो है वो एक बार फिर से मीटिंग करने वाला है। कुल 27 दल इसमें बैठेंगे और चर्चा होगी 24 की रणनीति को लेकर। दिल्ली के अशोका होटल में ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें संयोजक के नाम, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है सीट शेयरिंग फॉर्मूला, इस पर बातचीत होगी। और इस बड़ी बैठक के लिए तमाम जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंच सज चुका है, विपक्षी दिग्गज भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंतजार बस अब मीटिंग का है। इंडी गठबंधन की आज अहम बैठक है। इसी बैठक के लिए लालू से लेकर नीतीश तक और ममता से लेकर उद्धव ठाकरे तक दिल्ली पहुंच चुके हैं। पटना से शुरू हुई इंडी अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में आज अशोका होटल में दोपहर 3 बजे होगी। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एजेंडा भी लगभग तय कर लिया गया है। 27 दल मिलकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ा सवाल 2024 में मोदी से मुकाबले का है। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है। और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे। और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कल क्या बंटवारे इस पर भी बात होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन जाति आधारित गणना, एमएसपी की कानूनी गारंटी और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अभी इन मुद्दों पर एक मत होना बाकी है। सबसे बड़ी अड़चन 27 दलों के बीच सीट शेयरिंग का है। Would you like an alliance with the Congress in Bengal, or have they approached you for an alliance in Bengal?
Somebody must bail the cat. It is everybody. It is everybody. Have you offered them 2 seats? No. Somebody must bail the cat, meaning? Meaning, I don't have any problem if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. But you are open to an alliance with the Now, Congress? I am open to talk. I am open to discuss. ममता बनर्जी के बयानों से समझा जा सकता है कि 27 दलों के बीच में सीट शेयरिंग आसान नहीं होगा। आज 27 दलों के दिग्गज एक साथ जुटेंगे और 2024 की रणनीति तय करेंगे। कांग्रेस की ओर से जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग का हिस्सा होंगे, तो वहीं इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत लालू यादव और शरद पवार जैसे दिग्गज हिस्सा लेंगे। वैसे तो आज जो ये बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली के अशोका होटल में, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में कैसे अपनी रणनीति को आगे बढ़ाए, इसको लेकर है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 2024 में बीजेपी के पक्ष में माहौल होने की बात कहकर टेंशन को बढ़ा दिया है। और साथ ही इस मीटिंग में आज सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा होने वाली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के जो तेवर हैं, उसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। और इसी बीच जो बयान अजय यादव की तरफ से आम आदमी पार्टी को लेकर के आया है, ये कह दिया गया है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो इससे पता चलता है कि इंडी गठबंधन अंदर से कितना मजबूत है। क्या मोदी से मुकाबला कर पाएंगे 27 दल? क्या बीजेपी की 3 राज्यों में जीत से इंडी अलायंस में हड़कंप? क्या 24 का एजेंडा सेट कर पाएगा इंडिया गठबंधन? ये वो सवाल हैं जिस पर सबकी नजर है। 24 के चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में हर कोई इन सवालों का जवाब चाहता है। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली धमाकेदार जीत के बाद इंडी अलायंस के सामने चुनौती और बढ़ गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी माना है कि 2024 के लिए बीजेपी की हवा है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में चिदम्बरम ने माना है कि 2024 में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। इंडी अलायंस की बैठक से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। राजनीति में इस मुलाकात के भी अपने मायने हैं। एक ओर जहां 27 दल मिलकर मोदी से मुकाबले की कोशिश में हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन दलों के अंदर खाने भी एक दूसरे का विरोध जारी है। कांग्रेस नेता अजय यादव ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। केजरीवाल इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ ईडी, CBI, income tax. So I think he is speaking the language of BJP as his B team. इस बीच जेडीयू ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाए जाने की मांग की है। जेडीयू की इस मांग पर एक बार फिर से जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि 2024 में नीतीश की पार्टी साफ हो जाएगी। विधानसभा में नीतीश कुमार का 42 गो विधायक है, तो क्या बताता है कि बिहार में बहुत उनका वर्चस्व है। 12-13% पूरे बिहार में वोट उनको मिला है। तो ये क्या बताता है? अगर 100 में 12% आपको वोट मिलेगा तो बिहार में आपका वर्चस्व बताता है। तो जिसका बिहार में ही वर्चस्व नहीं है उसका देश में कैसे हो जाएगा? ये तो लॉजिक, कॉमन सेंस की बात है। साफ है कि इंडी अलायंस के लिए राह आसान नहीं होने वाला है। आज होने वाली इंडी अलायंस की बैठक पहले 6 दिसंबर को होनी थी, उसे टालकर 17 दिसंबर नई तारीख चुनी गई, फिर उसे भी कैंसिल कर 19 दिसंबर की तारीख तय की गई। अगर बैठक की तारीख तय करने में इतनी कवायद करनी पड़ रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीट शेयरिंग के लिए क्या क्या करना होगा। तो एक तरफ 3 राज्य में कांग्रेस की करारी हार और साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाई है वो जबरदस्त आर पार के मूड में नजर आ रही है। और इस बीच सोमवार को संसद के दोनों सदनों से 78 सांसदों को जब निलंबित किया तो ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई। और देखिए आज भी सदन में हंगामे के आसार है। अब तक अगर कुल सांसदों के निलंबन की बात करें तो 92 ये नंबर है जिनको निलंबित किया जा चुका है। जहां विपक्षी नेता इसे बीजेपी की तानाशाही बता रहे हैं, तो बीजेपी के भी जो तेवर हैं वो नर्म नहीं है।
Yagnesh ji, you are such a distinguished professional. Please go to your seat. Ranjita Ranjan, please go to your seat. ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सोमवार को सदन में क्या हुआ। संसद सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने इतना हंगामा काटा कि स्पीकर को उन्हें निलंबित करना पड़ गया। Unless the house is in order. बदले हालात के बीच आज का दिन भी बेहद अहम है। आज भी इस मामले पर सदन में रस्साकशी का माहौल दिखाई पड़ सकता है। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। इस बैठक में पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स ने भी आज अहम मीटिंग की है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग लेंगे, यानी आज भी गहमा गहमी रह सकता है। इसके पहले सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में इंडी अलायंस के सांसदों ने खूब शोर मचाया, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी, जिसके बाद इनके निलंबन का फैसला लिया गया। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 92 सांसदों को निलंबित किया गया। इन सांसदों को बाकी बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया और इनका निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि सोमवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। वीके सिंह जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कृष्णपाल जी। लोकसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसमें बड़े नामों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, डीएमके के ए राजा, टीएमसी के सौगत राय। वहीं राज्यसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसमें कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, इमरान प्रताप गढ़ी, रंजीत रंजन, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और आरजेडी के मनोज झा का नाम शामिल है। सदन के नियमों के विरुद्ध जाकर विपक्षी सांसद नारेबाजी पर अड़े रहे, जिसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया। ये भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। अभी उन्होंने नया पार्लियामेंट बदला है। मुझे लगता है कल की तारीख में विपक्ष विहीन जो सदन है वो चलाएंगे। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है। सांसदों के निलंबन को कांग्रेस ब्लड बाथ बता रही है, तो वहीं सरकार कह रही है कि निलंबित सांसदों ने सदन में अमर्यादित व्यवहार किया। साफ है कि पक्ष विपक्ष का ये टकराव यहीं जाकर नहीं थमने वाला। रंजिता रंजन, प्लीज गो टू योर सीट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें फिर से समन किया है। 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है और अरविंद केजरीवाल को ये समन ऐसे समय में भेजा गया है जब आज इतनी इंपॉर्टेंट इंडी अलायंस की बैठक होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक और समन मिला है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये समन ऐसे समय में मिला है जब आज ही इंडी अलायंस की बैठक होने वाली है। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन भेजा है। इस बार केजरीवाल को 21 दिसंबर की डेट दी गई है। सवाल है कि क्या इस बार केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि इसके पहले केजरीवाल ने कई तरह के कारण बताकर पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। केजरीवाल के खिलाफ समन जारी होने के बाद एक बार फिर से बीजेपी बेहद हमलावर है। लोग चाहते हैं कि जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में हैं उनकी सूक्ष्म जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को भी मैं यही कहूंगा कि आपको जांच से भागना नहीं चाहिए, आपको जांच में शामिल होना चाहिए। इस बीच दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 9 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता से ईडी ने पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी पर ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में एक बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी भी है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि केजरीवाल को ईडी किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुला रही है। उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर।
तो 3 राज्य में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, उसके बाद से बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। पहले तो तीनों राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करके सबको चौंका दिया और अब कहा यह भी जा रहा है कि जब कैबिनेट विस्तार होगा तो उसमें भी काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो कई ऐसे नाम हो सकते हैं और अब लिस्ट भी उसको लेकर के जारी हो जाएगी और उन्हीं चेहरों को जगह मिलेगी जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 को जिताने की हिम्मत होगी या फिर ऐसा लगेगा कि वो जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली तलब किया गया है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद से शिवराज भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन वो पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कभी लाडली बहनों से मिल रहे हैं तो कभी खेतों में ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं। इस बीच बीजेपी लीडरशिप ने शिवराज को दिल्ली तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और जब एक मिशन में आप काम करते हो तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। तो जहाँ पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। शिवराज को भले ही जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया हो, लेकिन कांग्रेस को इसके पीछे शिवराज की ताकत और बीजेपी का डर दिख रहा है। डर और भय अब भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में आ गया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इसके पहले ये कह चुके हैं कि जो मेरा साथ देगा मैं उसका साथ दूंगा, तो उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में ये डर आ गया है कि कहीं लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें ना हरा दे, और इसी डर और भय के कारण अब राष्ट्रीय नेतृत्व इन्हें दिल्ली बुला रहा है और किसी पद को देने की बात करेगा। इस बीच कभी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कैबिनेट लिस्ट आ सकती है। रविवार को एमपी के सीएम मोहन यादव ने जेपी नड्डा से इस बारे में मुलाकात की थी। इस दौरान नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। अब माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों के नाम से सस्पेंस खत्म हो सकता है। छत्तीसगढ़ में आज से विष्णुदेव साय सरकार का पहला विधानसभा सत्र की शुरुआत है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के भी मंत्रियों की लिस्ट आ सकती है। रविवार को जेपी नड्डा के आवास पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम पहुंचे थे, जहां काफी देर तक मंथन हुआ था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। केंद्र और राज्य सरकारें इसको लेकर अलर्ट मोड पर हैं और सिर्फ 24 घंटे के अंदर 127 केसेस इसके सामने आ चुके हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि 127 में से 111 केस सिर्फ केरल से सामने आए हैं, जिसको लेकर के अब सरकार भी काफी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर एक नया वेरिएंट पाया गया है और इसी वजह से कर्नाटक में कंपल्सरी कर दिया गया है, जिन लोगों की 60 से ज्यादा उम्र है उन्हें मास्क पहनना होगा। देश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। नया वेरिएंट JN1 सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना का यह नया वेरिएंट केरल से सामने आया। दरअसल केरल की 79 साल की एक महिला में इसकी पुष्टि हुई है। केरल में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में जहां 127 केस कोरोना के सामने आए हैं, उनमें से 111 केस सिर्फ केरल के ही हैं, जिसमें एक शख्स की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। एक्सपर्टों की माने तो कोरोना का JN1 वेरिएंट पहले के कोरोना वेरिएंट से अलग है और ये तेजी से फैल रहा है। ये उन पर तेजी से असर कर रहा है जिन्हें पहले भी कोरोना हो चुका है। केरल में नए वेरिएंट JN1 का पहला मामला मिलने के बाद केंद्र और राज्य अलर्ट हो गए हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आगामी त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ एहतियाती कदम उठाना जरूरी है, ताकि इस वायरस के प्रसार के जोखिम को जितना हो सके उतना रोका जा सके। कुछ सियासी खबरें आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसको लेकर दिल्ली में बैठक हुई और वहां पर राजस्थान में सरगर्मी बढ़ गई है। जी हाँ, लोकसभा 2024 चुनाव से पहले ये जो विस्तार होने वाला है मंत्रिमंडल का, इसमें क्षेत्रीय, जातीय और लोकसभा सीटों पर प्रभाव को ध्यान में रख करके किया जाना तय है। कहा यह भी जा रहा है, दावा यह भी है कि रोड मैप तैयार है, बस नामों का ऐलान होना है। सीएम और डिप्टी सीएम तय कर लिए गए हैं।
शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन भजनलाल शर्मा का कैबिनेट कैसा होगा ये अब तक साफ नहीं है। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंत्रिमंडल का ये गठन क्षेत्रीय, जातीय और लोकसभा सीटों पर प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाना तय है, जिसके लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सह प्रभारी विजया राहटकर समेत कई बड़े नेताओं के साथ शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन को लेकर बैठक हुई। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं। मौका नया पुराना सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा ही मैंने कहा ना कि जब शीर्ष नेतृत्व तो बैठ करके विचार कर रहे हैं सबके साथ मिलकर, तो आप कल्पना करिए कितना अच्छा चयन किया जाएगा। मंत्रिमंडल बहुत बड़ी जल्दी और बहुत अच्छी तरह से। बीजेपी को चौंका देने वाले फैसलों में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर कुछ पुराने नाम जो पूर्व वसुंधरा सरकार में मंत्री थे या पुराने विधायक भी हैं, उन्हें होल्ड पर रखा जाएगा। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री राजस्थान और अन्य भाजपा नेताओं की एक बैठक हुई है, जिसमें राजस्थान के मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा की गई है। मंत्रिमंडल के गठन में 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी तैयार करना जरूरी समझते हुए उसी हिसाब से नाम तय किए जा रहे हैं। लिहाजा अब पुराने कुछ अनुभवी चेहरों के साथ नए चेहरों को तरजीह मिलना तय है। इस बीच राजस्थान में 20 दिसंबर से विधानसभा सत्र बुलाई जा सकती है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपको फ्रेश एंड फास्ट दिखाएंगे हम दोनों, तो हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।